अच्छा जी, आज हम एक जर्नल रिएक्शन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन लिया हुआ है जी, जिसमें रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट बी से रिएक्शन करें तो आपके पास प्रोडक्ट में बन रहा है COD, और इनके साथ जो स्मॉल में जो चीज़ें हैं वो इनसे जिनका स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इस रिवर्सिबल रिएक्शन के मुतल्लिक जो लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन ये जो रिएक्शन है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन हमें रेट के बारे में बताते हैं। तो अगर मैं इस रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करूं, तो लॉ ऑफ मास एक्शन हमें ये कहते हैं कि इस रिएक्शन की जो फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रेट है वो इनके रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सॉरी रिएक्टेंट के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो मेरे पास रिएक्टेंट ए और बी था, तो मैंने ए लिया और बी लिया। एक्टिव मास शो करने के लिए मैं इनको स्क्वायर ब्रैकेट में रखा, तो इनका जो स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो चला गया पावर में। फिर मैंने प्रोपोर्शनैलिटी हटाया तो एक कांस्टेंट आ गया, जिसको मैंने लिखा के एफ इसलिए लिखा क्योंकि ये फॉरवर्ड रिएक्शन का है। बाकी ये अब मेरे पास आ गया। इसी तरीके से लॉ ऑफ मास एक्शन हमें ये भी बताते हैं कि किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन की जो रिवर्स रिएक्शन की जो रेट है, यानी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में चेंज होने की जो स्पीड है, वो इन प्रोडक्ट के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो मैंने प्रोडक्ट में लिया COD, क्योंकि प्रोडक्ट COD था, और इनको एक्टिव मास शो करने के लिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लिया, और इनका स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट चला गया जी पावर में। अब जब मैंने इसका भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया, तो मेरे पास एक कांस्टेंट आ गया जो था जी KR। यहाँ पे R रिप्रेजेंट कर रहा था रिवर्स रिएक्शन, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो आपको पता है रिवर्सिबल रिएक्शन कुछ टाइम के बाद इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है, और इक्विलिब्रियम में होता क्या है, उसकी फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रेट है वो रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर आ जाता है। तो मैंने फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट की जगह पे इसका वैल्यू रखा, और रिवर्स रिएक्शन की जो रेट है उसके जगह पे ऊपर जो वैल्यू आया था उसको यहाँ पे रखा। और यहाँ पे देखा जाए तो के एफ और के जो के आर हैं ये कांस्टेंट है, जबकि बाकी सारे वेरिएबल्स हैं। तो मैंने कांस्टेंट को एक साइड पे रखा, वेरिएबल्स जो चेंज होते रहते हैं उन सबको एक साइड पे रखा। तो यहाँ पे के एफ था तो मैंने के एफ को ऐसे ही रख लिया। इस पूरे को मैंने दूसरे साइड पे ले गया। उधर से मैंने क्या किया, के आर को इस साइड पे लाया, तो उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। और उधर पहले ही मौजूद था जी COD। अब ये पूरा पोर्शन उधर चला गया, तो ये इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो गया। तो आप और ये जो के एफ और के आर हैं ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो जब इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो ये बराबर आते हैं एक और कांस्टेंट के, जिसको हम कहते हैं केसी। तो केसी को हम कहते हैं जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हमने इस तरीके से इस रिएक्शन का केसी निकाला, तो हमें इसका जो केसी मिल गया जी वो कुछ इस शक्ल में मिल गया। तो इसके अंदर आप देखें तो प्रोडक्ट की जो एक्टिव मास है, जो कंसंट्रेशन है, उसको न्यूमिनेटर में मौजूद है, जबकि रिएक्टेंट की जो एक्टिव मास है, कंसंट्रेशन है, वो डिनोमिनेटर में मौजूद है। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को या किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर हम केसी के फॉर्म में इस तरीके से लिखें कि इनकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन न्यूमिनेटर में हो और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डिनोमिनेटर में लिखें, तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखने को हम कहते हैं जी केसी एक्सप्रेशन। यानी ये जो मैंने लिखा हुआ है ये पोर्शन, ये दरअसल केसी एक्सप्रेशन है या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है इस वाले रिएक्शन का। तो जब भी आपने किसी भी केमिकल रिएक्शन को केसी एक्सप्रेशन में फॉर्म में लिखना हो, तो हमेशा आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को न्यूमिनेटर में रखना है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डिनोमिनेटर में रखना है, इनकी स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को हमेशा पावर में ले जाना है। अगर यहाँ से आपको केसी का डिफिनेशन पूछें कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डिफिनेशन क्या होगा, तो ज़रा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डिफिनेशन को निकालने की हम यहाँ से कोशिश करेंगे। तो ज़रा इस वाले रिएक्शन को देखें, तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को देखें, तो यहाँ पे COD, ये दोनों ऊपर वाले रिएक्शन के हिसाब से ये दोनों प्रोडक्ट हैं, और चूंकि इनको हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है, तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी कंसंट्रेशन या एक्टिव मास को। तो इसका मतलब इसे मैं COD को मैं सिर्फ प्रोडक्ट नहीं लिख सकता, इसे मैं लिखूंगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि कंसंट्रेशन शो कर रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स को। इसी तरीके से A और B क्या है, ये रिएक्टेंट्स हैं,
और चूंकि स्क्वायर ब्रैकेट में है तो इसे मैं कहूँगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, आगे समझेंगे। अब आपको पता है जब ये सी ओ डी आपस में रिएक्शन करेंगे तो कोई ना कोई प्रोडक्ट बनेगा, इनकी कोई ना कोई पैदावार होगी, कोई ना कोई प्रोडक्ट ये देगा। इस तरीके से ए और बी भी जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो इनकी भी कोई ना कोई प्रोडक्ट बनता है। तो इसी तरीके से मैं अगर केसी की डिफिनेशन बताऊं तो मैं कहूँगा इट इज़ अ रेशियो ऑफ, क्योंकि ये देखो रेशियो में है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और इनका जो स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो हमेशा चला जाएगा जी पावर के अंदर।